सहारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। इन दिनों कोरोना संक्रमण से देश जूझ रहा है और इस बीच सोमवार को आए कई प्रदेशों के आंकड़ों में मामूली राहत भी देखने को मिली है, क्योंकि दिल्ली समेत कई राज्यों में रविवार और सोमवार को आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,66,161 नए केस सामने आए हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 4,000 से घटकर 3,748 पर आ गया है। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,26,62,575 हो गया है, तो वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर में भी बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में 3,35,818 लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी है। देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,86,71,222 है और 2,46,116 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कुल एक्टिव केस 37,42,247 है। अगर बात हम राज्यों की करें तो रविवार को महाराष्ट्र में 48,401 नए मामले सामने आए और 572 लोगों की मौत हुई, जबकि 60,226 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में भी जो हालात हैं उसमें काफी सुधार आया है। वहां रविवार को यानी उत्तर प्रदेश में रविवार को 23,333 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 296 लोगों की मौत हुई थी। वहीं सोमवार को संक्रमितों की संख्या 21,000 के करीब आई। यूपी के अलावा बिहार में एक दिन में 11,259 और दिल्ली में 12,651 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 319 लोगों ने दम तोड़ा, तो वहीं 14,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस लौट आए हैं। गुजरात में एक दिन में 11,084 नए मामले दर्ज किए गए, तो 121 लोगों की कोरोना से गुजरात में मौत भी हुई है। 14,770 मरीज ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना का आतंक बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 180 मरीजों की मौत हुई है, 5,890 नए मामले सामने आए हैं और इस बीच विदेशों से लगातार मदद भी आ रही है। कई देश भारत के मदद कर रहे हैं, खुले दिल से मदद कर रहे हैं। इजराइल से भी अभी मदद भारत को पहुंची है। यूएसए और दूसरे देशों से भी लगातार भारत को मदद मिल रही है इस कोरोना की दूसरी लहर के दौर में, जब भारत में कहर बरपा है। बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हैं और बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है। और हम आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा है कि कोरोना की इस दूसरी लहर तो खत्म होना है ही, लेकिन कब तक, और जो उपाय किए जा रहे हैं वही उपाय किए जाएं या कुछ और उसमें जोड़ने की ज़रूरत है। आज हम डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर DK गुप्ता जी, चेयरमैन हैं फिलिक्स हॉस्पिटल के। हम उनसे समझेंगे, जानेंगे कि अभी हम कहां पर हैं और ये इस स्थिति में बदलाव कब हो सकता है, और हम अपने संवाददाताओं से भी जुड़ेंगे और उनसे भी वहां का हाल लेंगे कि अलग अलग प्रदेशों में क्या स्थिति है। और इस बीच हरीश तिवारी हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई या महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो कोरोना के पहली लहर जो थी उसमें भी, और अब जब दूसरी ये मारक और कहर बरपा है दूसरी लहर के, उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित प्रदेश है तो वो महाराष्ट्र है। मुंबई से हमारे सहयोगी हरीश तिवारी जुड़े हुए हैं। क्या स्थिति है अभी मुंबई की? ये कहा जा रहा है कि पिछले अगर 24 या 48 घंटों की बात करें तो स्थिति में थोड़ी बदलाव आई है, राहत की बात है। जो टेस्ट हुए हैं उसमें संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। हरीश जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड देखें तो मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी
रिकवर हुआ है और लॉकडाउन का महाराष्ट्र सरकार को काफ़ी असर देखने को मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 10,000, 9,000, 10,000 मुंबई में केसेस आ रहे थे और पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 65 से 75,000 तक केसेस आ रहे थे, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक केसेस में काफ़ी गिरावट आई है। अगर मुंबई की बात करें तो अब 2,400 के लगभग केसेज आ रहे हैं, तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुंबई की जो महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार है और इसके जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे ने, उन्होंने जिस तरह से नए नियम कानून बनाए और उसके ऊपर उन्होंने अमल किया, टास्क फोर्स बनाया उन्होंने, और टास्क फोर्स जो है लगातार इस मामले को सुधारने की बात कही। कोविड सेंटर जो बनाए गए, बड़े बड़े कोविड सेंटर बनाए गए, वहां पर देखभाल करने की ज़रूरत जिस तरह से थी उसे मुहैया कराया गया और टेस्टिंग का घर घर जा करके और लोगों की टेस्टिंग की गई और उसके बाद जो बाहर से आने वाले लोग थे उनकी टेस्टिंग की गई और उन्हें क्वारंटाइन किया गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार को काफ़ी राहत मिली है। लेकिन मैं आपको एक अहम जानकारी देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक तीसरी लहर आने का जो अंदेशा जताया है उसे देखते हुए काफ़ी यहाँ पर टेंशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि डॉक्टरों से जो है बातचीत की गई है और उन डॉक्टरों का ये कहना है कि आने वाले समय में जो है किस तरह से आगे लिखता जाए। तो जाहिर सी बात है कि अब इस मामले को लेकर के राज्य सरकार काफी जो है अपने डॉक्टरों की टीम और जो टास्क फोर्स बनाई गई है उनके साथ एक चीज और हम बहुत संक्षेप में आपसे हम जानना चाहेंगे हरीश जी कि एक और अभी तो कोरोना की दूसरी लहर से महाराष्ट्र जूझ रहा है, देश जूझ रहा है और उसके लिए उसमें थोड़ी राहत जरूर महसूस की जा रही है। अभी लॉकडाउन का वो असर हो सकता है, तीसरी लहर के लिए तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन इस बीच ये ब्लैक फंगस का जो मामला चला है, ये जो मुसीबत आई है और महाराष्ट्र में इसके कई केसेस आए हैं। जी बिल्कुल आनंद जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए इस फंगस के कारण देखा जाए तो 8 लोगों को अपनी आंख गंवानी पड़ी है, जिसमें कि महाराष्ट्र के तमाम और जिले से और मुंबई की बात करें तो यहाँ से 2 लोग इसके शिकार हुए हैं। तो यह इसे जो लेकर के है राज्य सरकार जो है काफी टेंशन में थी। और मैं आपको बताऊं कि इस मामले को लेकर लहाने जो टास्क फोर्स के डॉक्टर हैं उनकी जो टीम है, लहाने से जो मेरी बात हुई उन्होंने ये बात कबूल की और उन्होंने ये बात बताई कि जो अभी कोरोना के नया स्ट्रेन आ रहे हैं उसमें काफी दिक्कतें हो रही है और उसमें लोगों को आंख गंवानी पड़ रही है। और उन्होंने ही जानकारी मुझे दी कि पूरे महाराष्ट्र में 8 लोगों की आंख जो है गंवानी पड़ी है। ठीक है, चलिए अब इस चीज को हम अपने जो हमारे पैनल में डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए महाराष्ट्र और मुंबई के बारे में हरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित आप भी रहिए। हम लोगों का काम है खबरों को इकट्ठा करना, लोगों तक पहुंचाना, जो कमियां हैं वो दिखाना, लेकिन इन सब के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ हमारे पैनल में 2 बड़े अनुभवी डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीके राय जी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर डीके गुप्ता जी, चेयरमैन हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हम लोग बड़े अजीब स्थिति से गुजर रहे हैं। मन में एक डर था, पहली लहर जो थी उस समय भी डर था, लेकिन वो डर ऐसा नहीं था जो आज की स्थिति है। और आज जब भी जो लोग घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, वो बड़े डरे सहमे हुए महसूस कर रहे हैं। शुरुआत हम आप ही से करना चाहेंगे डॉक्टर डीके राय साहब कि इस दूसरी लहर की मारक क्षमता में अब कुछ स्टेट्स में कमी देखने को मिल रही है, जो केसेस आ रहे हैं उनमें काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। क्या चेन को ब्रेक करने में जो सफलता मिली है या मिलती दिखाई दे रही है वो लॉकडाउन की वजह से या उस वायरस के कमजोर होने की वजह से? डॉक्टर डीके राय साहब। आनंद जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, लेकिन मैं एक चीज एज ए डॉक्टर जरूर कहूंगा कि अगर ये वाकई में केसेस कम हो रहे हैं, हमें बहुत खुशी है और जनता के लिए भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अक्सर पिछला रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो सैटरडे संडे के रोज टेस्टिंग जो टेस्ट होते हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है। अगर मैं वर्ड यूज करूं, अगर वो टेस्ट हमारे कम हुए हैं जिसकी वजह से कम आ रहा है तो हमको जुबिलेंट होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, अगर हमको सेकंड वेव से नजारा पाना है और इसको बचाना है तो हमको टेस्टिंग और बढ़ानी पड़ेगी। टेस्टिंग बढ़ाने का मकसद ये रहेगा कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं
उनको हम घर में क्वारंटीन कर सकें, कंडोन कर सकें, उनको घरों से बाहर न निकलने दें, आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन अगर हम टेस्टिंग कम करते जाएंगे और एक तरह का यूफोरिया अगर आ जाएगा तो हमारे लिए ये एक घातक भी बन सकता है। सेकंड चीज आ जाती है कि फर्स्ट वेव के वक्त हम लोगों ने बहुत अच्छा हमने सहयोग दिया, जनता ने बड़ा सहयोग दिया, लेकिन दिसंबर जनवरी में आके इतनी लापरवाही हो गई, जो चीजें नहीं करनी चाहिए थी वो सारी की, जो कोरोना को पसंद है वो सारी चीजें उसको प्लेट में सजा के दी गई। तो भाई कोरोना आपके गले क्यों नहीं लगेगा जब आप उसको खुद बुलाने जा रहे हो? हम बार बार डॉक्टर होके हम बार बार कहते रहे कि सर आपके पास कोरोना कभी नहीं आएगा जब तक आप उसको लेने के लिए बाहर नहीं जाओगे। क्या जरूरत है आपको जाने की? आपने मास्क को उठा के फेंक दिया, आपने सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ दिया, आपने फंक्शन चालू कर दिए, लोगों से मिलना चालू कर दिया। तो ये सारी चीजें इस वक्त नहीं हो सकती। और जब भी महामारी आती है ये मान के चलिए 2-3 साल तक रहती है। अगर आप सोचें कि हमको अक्टूबर नवंबर में निजात मिल जाएगी तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही स्थिति है। और स्थितियां जो बनती जा रही हैं उस पे सरकारें भी काफ़ी चिंतित हैं। अरविंद केजरीवाल भी लगातार जो कमियां हैं उसके बारे में बता रहे हैं, केंद्र से सहयोग की मांग भी कर रहे हैं। क्रिएट कर रहे हैं, हमें हफ्ते 10 दिन लग गए, लेकिन अब जिस स्केल के ऊपर हम कर रहे हैं, अगर अगली लहर में 30,000 केस भी आते हैं तो हम उसको डील करने के लिए तैयार हैं। सर वैक्सीन कितनी बची है अरविंद जी? अरविंद जी वैक्सीन पर आ गई है आज, आपको लगता है 20% से कम हो गई है संक्रमण, हो सकता है आगे बढ़े? आपके मुंह में घी शक्कर, मैं उम्मीद करता हूं कि पीक निकल चुकी हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में केसेस कम हो, लेकिन सरकार में होते हुए और दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए मैं अपनी तरफ से कोई भी ढिलाई नहीं देना चाहूंगा। मैं अपनी तरफ से सारी तैयारियां रखना चाहूंगा कि बाई चांस केसेस कल से बढ़ने चालू हो जाएं, कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें। अगर बढ़ने चालू हो जाएं तो हम तैयार हैं, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन कितनी बची है बता दीजिए। वैक्सीन 3-4 दिन की और बची हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र 3-4 दिन की भी उस हिसाब से बची हुई है कि आज हम 1 से 1.25 लाख डोज पर डे दे रहे हैं, हम इसको 3 लाख तक ले जाएंगे अगले कुछ दिनों में। तो 3 लाख डोज पर डे अगर हम देते हैं तो 90 लाख डोज हम 1 महीने में दे सकते हैं। 3 महीने में हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं कि कमी आई है और कमी आई है, हमें तीसरी लहर के लिए भी तैयार होना है। और हम वहीं आ भी रहे थे अभी। डॉक्टर डीके गुप्ता जी चेयरमैन हैं फिलिक्स हॉस्पिटल के। सर, डॉक्टर राय साहब ये कह रहे हैं कि हमने कुछ गलतियां की जिसका भुगतान हमें इस दूसरी लहर में करना पड़ रहा है, लेकिन अभी हम दूसरी लहर पर काबू नहीं कर पाए हैं। हम तीसरी लहर से बचाव की चर्चा करने लगे हैं। क्या हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हम दूसरी लहर पर पूरी तरह से काबू करने की स्थिति में आ गए हैं और अब तीसरी लहर से किस तरह से बचा जाए उसके लिए अब उपाय और उसके लिए तैयारियां शुरू कर दें? देखिए, बात क्या दूसरी लहर की हो तीसरी लहर की हो, उपाय सबके एक ही है। हमें सबके एक ही तरह से काम करना है। अगर हमें तीसरी लहर बचानी है, दूसरी लहर में कम डैमेज करना है तो हमें 3 तरीके हैं कि हम लोग को प्रिवेंशन पर काम करना है, मतलब वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाना है। वैक्सीनेशन अभी बहुत स्लो चल रहा है। काटे में रोज 1 करोड़ वैक्सीन हमें रोज लगानी चाहिए, पर हमें तेजी लानी है। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जिनको पहले सरकार ने बना दिया था सेंटर, लेकिन अभी तक वैक्सीन को नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए वैक्सीनेशन की दर हमें बढ़ानी पड़ेगी, नंबर 1। तो दूसरी लहर में भी कम डैमेज होगा और तीसरी लहर आएगी लेकर हमने 70% से 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया। नंबर 2, हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगले 1-1.5 साल तक सख्ती से पालन करना पड़ेगा। तीसरी चौथी लहर कुछ भी आ सकती है, जब तक हमारी 80% जनता वैक्सीनेट ना हो जाए तब तक हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे बिल्कुल पालन करना चाहिए। चाहे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे लेट आए पहले आए, कुछ नहीं, हमेशा आ सकती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी रहेगी जब तक हमारे अंदर इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। नंबर 3, पार्शियल लॉकडाउन लगाना चाहिए जब तक कि हम लोग 80% जनता को वैक्सीनेट ना कर दें, जब तक दूसरी लहर पूरी कंट्रोल ना हो जाए, जब तक हमारे अस्पतालों में बेड पूरे फुल अवेलेबल ना हो जाए, जब तक हमारे हर मरीज को ऑक्सीजन ना मिल जाए, जब तक हर मरीज को आईसीयू बेड ना मिल जाए, तब तक हमें 3 प्रक्रियाओं पर 3 जो सूत्री कार्यक्रम है कि हमें प्रिवेंशन वैक्सीनेशन बढ़ाना है, दूसरा पार्शियल लॉकडाउन और तीसरा है प्रिकॉशन, मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जमीनी। तो आज के समय में जो स्थिति है डॉक्टर साहब, हम ये मान लें या हम कह सकते हैं कि हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिसका हम दावा बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से लेकर और सेंट्रल गवर्नमेंट तक, कि हमने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है हेल्थ सेक्टर में, वो दिखाई नहीं दिया और चरमरा गया।
तो बिल्कुल ठीक करें। जब पहले भी हम लोग पता नहीं दावा आप लोग किस दर से करते हैं। हमारी जीडीपी का हम लोग 1 से 1.5% खर्च कर रहे थे अपनी। तो बाकी देश हैं दुनिया के जो 10 से लेके 15% तक खर्च करते हैं, मतलब हम लोग 10 गुना कम खर्च करते हैं दूसरे देश से। इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी 5% का खर्च करती हैं, दिस कंट्री एक्सेप्ट इंडिया जितनी है 5। WHO तो कहता है कि आप अपनी जीडीपी पर कम से कम 5% करते हो, हम लोग अब इस बार 2.5% करके हमने बढ़ाया है, उसका असर आने में दिखेगा। तो हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें इन्वेस्टमेंट ही कम है। सरकारें पिछले साल जो पहले पुरानी सरकार थी वो सोची नहीं, उन्होंने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश ही नहीं करी। तो हम दिन रात कितनी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते। तो ये सच्चाई है कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े पैंडेमिक को संभालने के लायक नहीं था, ना है अभी भी। तो इसलिए तरीका यही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, वैक्सीनेशन को बढ़ाएं और साथ साथ अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 2 साल में 3 साल में इतना अच्छा डेवलप कर लें कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा कोई पैंडेमिक आता है तो हमारे यहाँ त्राहिमाम जैसी स्थिति ना हो, हमारे ऐसा ना हो लोग ऑक्सीजन ना मिले, वेंटिलेटर बेड ना मिले, आईसीयू बेड ना मिले। तो ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए, इसके लिए तैयारी भी होती रहनी चाहिए। हम पहले दौर के बाद तैयार नहीं थे और दूसरी लहर की स्थिति ऐसी आई कि हम अफरा तफरी की स्थिति में आ गए और ऐसा लगा कि हमारे यहाँ तो इतना पुराना देश, इतनी सरकारें, इतना बड़ा राज्य और इतने बड़े बड़े दावे, और हमारी हेल्थ व्यवस्था जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा एक फीलिंग लोगों के अंदर आया भी। डॉक्टर राय, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या संक्रमित व्यक्ति जब ठीक हो जाता है, घर आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है, क्या उसको दोबारा संक्रमित होने के आसार हैं? ऐसी आशंका होती है? आनंद जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये हमारे पास रिकॉर्डेड है कि जिस व्यक्ति को एक बार संक्रमित हो गया कोरोना, वो 1-2 महीने के बाद दोबारा भी पीड़ित हुआ है। क्योंकि अगर उसका एक्सपोजर, वायरल लोड बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं, उसकी एंटीबॉडीज नहीं बनी है, इम्यूनिटी उसके पास नहीं आई है, तो उसको दोबारा बीमार होने में कोई बचा नहीं सकता। ये सही बात है। और दूसरी बात, हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद जब फुल प्रोटेक्शन नहीं है लेकिन आपको एक शील्ड मिल रही है, अगर पहली चीज तो आपको इन्फेक्ट नहीं होने देगा, आपको इम्यूनिटी डेवलप करेगा। अगर भगवान ने किया कि अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो आप सीवियर कंडीशन में नहीं जाएंगे, सीरियस कंडीशन नहीं होगी। तो हम इसलिए कहते हैं कि जैसे डॉक्टर गुप्ता भी कह रहे थे कि आज की तारीख में इससे निजात पाने का सबसे बड़ा हमारे पास जो साधन है वो है वैक्सीनेशन, जो मुझे समझ नहीं आती कि सरकार ने इतना अच्छे तरह से उसको चालू किया। 16 जनवरी से चालू कर दिया, अब तक हमारे पास कम से कम नहीं तो हम बार बार कहते रहे कि हमें कम से कम नहीं तो 1 करोड़ वैक्सीनेशन रोज लगाएंगे, तब हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को जुलाई अगस्त तक वैक्सीनेट कर पाएंगे, जो हमको आगे आने वाली सेकंड, थर्ड वेव में या फोर्थ वेव में हमको इम्यूनिटी देगा। लेकिन आज वैक्सीनेशन की जब मैं अवस्था देख रहा हूं, सरकार ने पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं, तो मेरी सरकार से निवेदन है कि इसके ऊपर स्ट्रिक्टली काम किया जाए और हर स्टेट को वैक्सीनेशन टाइम पे सप्लाई करें और वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए। अगर हम वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ा देंगे तो आने वाले 2-3 महीने के अंदर ही हमको 70-80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी उड़ा रहे हैं। सर, बिहार के कई ऐसे जगह हैं जिसके बारे में मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानकारी है कि वहां पर लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। उनके बाद क्या कहा जा रहा है कि नपुंसक हो जाएंगे, बच्चा नहीं पैदा होगा, और अभी भी वहां पर कैंप लगता है, लोग नहीं जाते हैं। 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन कैंप लगाया जाता है, लेकिन मुश्किल से 8 लोग 10 लोग जाके वहां पर ले रहे हैं। एक ये भी तबका है कि जो भड़का रहा है, अफवाहें फैला रहा है। आनंद जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, और मैं इसको अनुमोदन करता हूं इस बात का कि जिस प्रकार से स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट फेज दिया था वैक्सीनेशन का, और हम उम्मीद कर रहे थे कि अब इतने वैक्सीन लगा देंगे। आज की तारीख तक, यानी 16 जनवरी के बाद आज 10 मई तक हम लोगों ने सिर्फ 17 करोड़ वैक्सीनेशन लगाए, जो कि बहुत ज्यादा हो जाने चाहिए थे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई, लोगों को डिस्करेज किया और ये कहने लगे कि ये तो हिंदुस्तान का वैक्सीन है, बेकार है। अरे, जिस व्यक्ति को अपनी देश के ऊपर गर्व नहीं है, उसके लिए डूब मरने से अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपने साइंटिस्ट के ऊपर विश्वास कीजिए, आपके डॉक्टर पे विश्वास कीजिए,
उन लोगों ने आपको एक वो वैक्सीन दिया है जो दुनिया उसको लोहा मान रही है, और आप लोग ये कहने लगे कि आज इसके ट्रायल नहीं है, आज इसके ये नहीं है, तो लोगों के दिमाग में भ्रांति इस प्रकार की फैल गई कि वैक्सीनेशन सेंटर पे आने भी नहीं लगे। तो ये चीजें मैं कहूंगा कि कुछ लोग यहाँ पे देश में बैठे हुए इस चीज को, मुहिम को छेड़ रखा है, उसको खराब। सरकार से गलतियां हुई हैं, हाँ। एक नहीं कई बार मैं कहूंगा, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ सरकार कर रही है। हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकार को सहयोग करें और सरकार को इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। बिल्कुल, इसके लिए पहले वैक्सीन की मांग हो रही थी, दवा की मांग हो रही थी। जब दवा आ गई तो उसके बारे में कुछ लोग उसके अलग तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। हम आप लोगों के पास आए, लेकिन थोड़ा सा जरा उत्तर प्रदेश का एक हम अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता भी वहां पर जुड़े हुए हैं। आलोक जी, 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, 18 से 44 साल के बीच के जो लोग हैं उनके लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले 4 जिले थे और आज से 11 जिले और उसमें शामिल हुए हैं। संख्या टीका लेने वालों की बढ़ती जा रही है, डिमांड भी उस हिसाब से वहाँ पर आपूर्ति है टीका का। और दूसरी चीज़ कि अभी क्या स्थिति है ओवरऑल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो? देखिए, मैं क्रम से आपको बताऊंगा। आज का सबसे मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही मरने वालों की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा 278 है और जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या है 29,709। यानी कि जो नए मरीज आए हैं उनकी अपेक्षा डिस्चार्ज की संख्या काफी ज्यादा है और प्रदेश के अंदर जो एक्टिव मामले हैं वो उनकी भी संख्या घटी है, 2,14,000 के करीब एक्टिव मामले हैं। यानी कि बीते 10 दिन की बात करें, इस कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो एक्टिव केसेस में कमी आई है करीब 70,000 की, और जो नए मरीज जिस तरीके से आ रहे थे 38,000 तक का जो फिगर गया था वो घटकर आ गया है 23,000। यानी बीते 10 दिन में तुलनात्मक अध्ययन करें तो 15,000। एक चीज आलोक जी, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, डॉक्टर DR राय साहब हैं और डॉक्टर DK गुप्ता साहब हैं। ये एक बात कही जा रही थी कि जो कमी आई है, क्या जो टेस्टिंग है उसी रफ्तार में है जो आम दिनों में हुआ करती थी, या टेस्टिंग में की रफ्तार में कुछ कमी आई है जिसकी वजह से ये आंकड़ा कम हुआ है? देखिए, कुछ काम जो हुआ है वो कोरोना चेन को तोड़ने के लिए जो प्रयोग किए गए हैं, जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना की चेन ब्रेक हुई है। और उत्तर प्रदेश सरकार का तो बराबर दावा इस बात को लेकर रहा है कि टेस्ट 2 लाख के करीब रोजाना हो रहे हैं और बाकायदा आंकड़े भी दिए जा रहे हैं। नवनीत सहगल लगातार टेस्ट कर रहे हैं, हम कौन के साथ कर रहे हैं कि किस तरीके से टेस्टिंग ज्यादा हुई लेकिन नतीजे कम आए। ये अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। टेस्टिंग हो रही है, नतीजे कम आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव केसेस जो हैं वो, नए जो केसेस हैं वो कम आ रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है कि हम दूसरी लहर पर काबू पाने की स्थिति में करीब करीब दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर DR राय साहब हम और पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA और डॉक्टर DK गुप्ता जी चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल आपसे कि एक नई मुसीबत सामने आ रही है। अभी हम मुंबई में अपने सहयोगी से बात कर रहे थे, मुंबई, महाराष्ट्र, कुछ केसेस, गुजरात की बात अगर हम करें तो वहाँ पर है ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस। ये एक नई मुसीबत बनकर सामने आ गई है। तो क्या ये आफ्टर कोरोना इफेक्ट है? जी, आनंद जी, म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस बोलते हैं। ये रेयर इन्फेक्शन है, नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं होता। ये उन लोगों में देखा जाता है जो डायबिटिक होते हैं, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है और साथ में उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड चल रहे हैं, कोई किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, डायलिसिस के पेशेंट है, लॉन्ग टर्म ICU जिनका स्टे है, तो ऐसे मरीज देखा गया जो पोस्ट कोविड पेशेंट है जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड थी और स्टेरॉइड देने की वजह से उनको उनकी इम्यूनिटी और कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। तो नॉर्मली ये फंगस जो है, जो हमारी मिट्टी में, फलों में सड़े हुए या जो प्लांट पौधों में मिलता है, वो हम लोग जो पेशेंट अगर इसको इनहेल कर लेते हैं तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती। इसको बैक्टीरिया को ब्रीच करके नाक के अंदर नेजल स्टफिनेस, नाक में इंफेक्शन कर सकता है, साइनस के अंदर साइनोसाइटिस कर सकता है, अगर छाती में जाएगा तो निमोनिया कर सकता है, पेट में जाएगा तो दिक्कत कर सकता है। तो इनमें ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं कि ऐसे मरीज जो पोस्ट कोविड ठीक हो गए थे, जिनको डायबिटीज थी, जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज थी, साथ में कोई स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म तक देना पड़ता, इनमें अगर कोई सिम्टम आते हैं कि नाक में तो ब्लीड हो रहा है, दांत में कोई इन्फेक्शन लग रहा है, या यहाँ पे साइनस की जगह पेन हो रहा है, यहाँ पे छाती में सांस में दिक्कत आ रही है, बुखार तेज हो रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, या पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, स्किन में कभी कभी स्पोर्ट्स घुस जाते हैं, स्किन में अल्सर, स्किन का डिस्कलरेशन, स्किन में पेन कर सकते हैं, रेड और टेंडरनेस कर सकते हैं। तो ऐसे विभिन्न अंगों को जो म्यूकर है, म्यूकरमाइकोसिस है, हमारे
इफेक्ट कर सकता है, उसकी वजह से नए नए सिम्टम दे सकता है। बट इसमें एक बड़ी खराब बात क्या है कि अगर इन्फेक्शन थोड़ा लेट पहचानना में थोड़ा सा भी देर हो गई तो मॉर्टेलिटी रेट इसमें 50% है, मतलब मृत्यु दर 50% के आसपास है। और बहुत सारे लोग, खासकर अभी अप्रैल में देखा गया तो मुंबई में कुछ केसेस आए जिनमें हमें इन्यूक्लिएशन मतलब उनकी आंख निकालनी पड़ी, बिकॉज आंख के अंदर बिल्कुल जी सर। इवन ब्रेन में कभी कभी मेड कर जाता है, ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ती है। और इसकी दवाई भी लंबे समय तक देनी पड़ती है, एफोटरसिन भी हम लोग देते हैं। तो इस तरह के अगर हो तो जरूर आप बताइए, डॉक्टर को बताइए, और फिर समय पर उसका इलाज हो तो इलाज सफल भी हो जाता है। एक छोटा सा सवाल डॉक्टर राय हम आपसे करना चाहेंगे आखिर में कि WHO पहले कहा था कि हवा से ये नहीं फैलता संक्रमण, लेकिन अब आ गया कि हवा से भी फैलता है। क्या है ये ड्रॉपलेट एयरसोल का कनेक्शन? देखिए, ये बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले जब 2020 के अंदर ये वायरस आया था तो हम ये कहते थे कि इसका कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आप किसी संक्रमित लोग के साथ बैठ के बातें करते रहे, साथ बैठते रहे, हाथ मिलाया, ये किया, या उसके ड्रॉपलेट वो छींकता है, खांसता है और फर्श के ऊपर गिरते हैं, आपने उस पर हाथ रखा और जो उसके हैंडल को छुआ, उससे वो इन्फेक्शन फैल रहा था। उस वक्त ये कहा गया तो इस वायरस की जो साइज थी 5 माइक्रोन करीब थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट आई है उसके अंदर ये कहा गया कि इसकी साइज और भी कम हो गई है। 5 माइक्रोमीटर। तो ये क्या हवा में तैरता रहता है। जिस वक्त 4-5 10 आदमी अगर एक जगह पे खड़े हैं, हमको नहीं मालूम कि ये व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है, हमको नहीं मालूम ये स्प्रेडर है, सुपर स्प्रेडर है या नहीं है, तो वो वहां पे खड़े रह के न जाने कितने एटमॉस्फेयर के अंदर वायरस को छोड़ के गया। और उसके वक्त जब कोई दूसरी व्यक्ति 2-4 आदमी आराम यानी कि बिल्कुल नॉर्मल वहां जाएंगे ये सोच के ये जगह तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल बगैर, तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तभी हम कहते हैं कि बिना मास्क के और डबल मास्क के बिना घर से बाहर मत निकलिए। ये अब एरोसोल हो गया है, ये अब वो जो ड्रॉपलेट वाला नहीं रहा कि आपके पास वो आएगा तभी होगा सीखने से। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है। बिल्कुल। और वो जो हमारे अच्छी आदतें थी उन आदतों को एक बार फिर से हमें दोहराना है, हाथ धोना है, मास्क लगाना है, डबल मास्क की जरूरत है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता भी रहे हैं। डबल मास्क लगाइए, पता नहीं चलता है कि हवा में किसके जरिए कहां से हमारे अंदर आ जाए और फिर हम उसके शिकार हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर DR राय साहब और डॉक्टर DK गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना से की इस दूसरी लहर से हम कैसे बचें और तीसरी लहर के लिए बचाव के क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में बताने के लिए। लेकिन इन सब के बीच हम मौत की खबरें सुन रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे हैं, ये सारी खबरें आ रही हैं। लेकिन इस सब के बीच ऐसी भी तस्वीर आ रही है, ऐसी भी खबर आ रही है जहां पर मात देकर लोग एक सकारात्मक संदेश भी दे रहे हैं। राजकोट से इसी तरह की एक अच्छी खबर है जहां पर 95 साल की गोदावरी बेन ने कोरोना को मात दिया। न केवल मात दिया बल्कि परिवार में खुशियां भी उन्होंने बिखेर दी। अस्पताल कर्मियों को भी उन्होंने खुश कर दिया। गोदावरी बेन चौहान सिविल हॉस्पिटल में फिलहाल ऑक्सीजन पर हैं और स्वस्थ हैं, जहां कोरोना मुक्त होने के बाद वो गरबा की धुन पर डांस करती भी नजर आई। ये देखिए ये तस्वीर, और जरूर उन लोगों के लिए ये तस्वीर प्रेरणा स्रोत होगी जो लोग इलाज करा रहे हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन लोगों के लिए 95 साल की गोदावरी बेन एक मिसाल के तौर पर सामने आई हैं। तो इस पॉजिटिव संदेश के साथ आज के बड़ी बहस को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं, लेकिन एक अनुरोध के साथ कि ज़रूरत नहीं हो तो घर से बाहर मत निकलिए, हाथ बराबर धोते रहिए, मास्क ज़रूर पहनिए, डबल मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। यानी कुल मिलाकर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए, कोरोना को मात दीजिए। दूसरी क्या, तीसरी लहर को भी अगर हम ये जारी रखें तो मात दे सकने की स्थिति में होंगे। शुक्रिया सभी मेहमानों का, दर्शकों का भी शुक्रिया। आज की बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सहारा समय के साथ। सहारा।